लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज़ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आज इस चैप्टर में हम सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है, सोवियत सिस्टम क्या था, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो सोवियत सिस्टम को पढ़ने से पहले बर्लिन वॉल के बारे में कुछ बातें दे रखी हैं इंट्रोडक्शन पेज पे बुक के। तो बर्लिन वॉल ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। जो बर्लिन वॉल था एक ग्रेटेस्ट सिंबल था कोल्ड वॉर का। यानी ये बिल्ट इन 1961 बाय यूएसएसआर। ये 1961 में यूएसएसआर के द्वारा बनाई गई थी। कहाँ पे? बर्लिन में। बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी में। मतलब कि कोल्ड वॉर इतना पीक पॉइंट पे पहुंच चुका था कि जो जो यहाँ पे जो बर्लिन था, जो ये छोटी छोटी सिटीज थी, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। ठीक है। सिंबलाइज बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये सिंबलाइज करती थी बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। यानी जो वेस्ट बर्लिन था वहाँ पे जो कैपिटलिज्म थी वो आइडियोलॉजी चलती थी, लेकिन जो ईस्ट बर्लिन था वहाँ पे कम्युनिज्म। एज यू ऑल नो, द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। द फर्स्ट ब्लॉक इज ईस्टर्न ब्लॉक एंड द सेकंड ब्लॉक इज वेस्टर्न ब्लॉक। द ईस्टर्न ब्लॉक वॉज रिप्रेजेंटेड बाय रशिया, द वेस्टर्न ब्लॉक वॉज रिप्रेजेंटेड बाय यूएसए। तो आगे पढ़ने से पहले एक बार कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ये दो आइडियोलॉजी हैं, इनको समझ लेते हैं कि होती क्या है। कम्युनिज्म तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है इन विच द स्टेट ओन्स एंड कंट्रोल ऑल फैक्ट्रीज, फार्म्स, सर्विसेज एटसेट्रा एंड एम्स टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहाँ पे जो स्टेट यानी गवर्नमेंट होती है, उसी के पास सारी जो प्रोडक्टिव असेट्स हैं वो होती हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड सर्विसेज। और और इनका जो बेनिफिट होता है सबको इक्वली मिलता है, यानी हर किसी को इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है, हर किसी को इक्वल बेनिफिट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो कैपिटलिज्म है, द पॉलिटिकल सिस्टम इन विच इंडिविजुअल्स रन एंड ओन द फैक्ट्रीज, फार्म्स। ओके। लेकिन जो कैपिटलिज्म है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे जो जो इंडिविजुअल्स हैं वो ओन करते हैं, उनके पास होती हैं फैक्ट्रीज, फार्म्स या फिर कोई भी प्रोडक्टिव असेट्स। या इस कैपिटलिज्म में लोगों को उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग जो है ट्रीट किया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल ज़्यादा स्किलफुल है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगी, अगर कम स्किलफुल है तो उसको कम बेनिफिट मिलेंगे। लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर। तो बर्लिन वॉल के बारे में और क्या बात है? मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग, ये 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी। स्टूड फॉर 28 ईयर्स, और लगभग 28 साल तक ये टिकी थी। ब्रोकन बाय पीपल ऑन 8 दिसंबर 1989। लेकिन फिर बाद में ये लोगों के द्वारा तोड़ दी गई थी 8 दिसंबर को 1989 में। ये जो डेट्स आपको याद रखनी है कि बनी कब थी और टूटी कब थी। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम कह लो, सोवियत यूनियन कह लो, या फिर यूएसएसआर कह लो, ठीक है, ये एक ही बात है। ये जो सोवियत यूनियन था वो क्या था? तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सोवियत सिस्टम यानी फिर जो सोवियत यूनियन था वो 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था, 15 कंट्रीज का एक यूनियन था। और उनका एक कॉमन पॉलिटिकल सिस्टम था, यानी उनकी एक कॉमन गवर्नमेंट थी और कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम था। यानी वहाँ पे जो एक गवर्नमेंट थी वो ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को संभाल रही थी उन 15 कंट्रीज का। मतलब एक गवर्नमेंट थी वहाँ पे। तो द यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917। यूएसएसआर कब बना? आफ्टर ए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में कब? 1917 में। उसके बाद जो यूएसएसआर था उसकी फॉर्मेशन हुई। जो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था, यहाँ पे जो वर्किंग क्लास थी वो डिमांड कर रही थी इक्वलिटी की, और कम्युनिज्म को सपोर्ट करना चाहते थे वे, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी वही जहाँ पे गवर्नमेंट सबको इक्वल ट्रीट करे, इक्वल ट्रीटमेंट करे, क्योंकि वहाँ पे फूड शॉर्टेजेस थी, लोग भूखे मर रहे थे। ठीक है, इस वजह से जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था वो वर्किंग क्लास के द्वारा किया जाता है 1971 में। उसके बाद से यूएसएसआर की फॉर्मेशन होती है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत, सोवियत होता है वर्किंग क्लास है, वर्कर्स को ही कहते हैं, तो इस वजह से यूनियन संघ बना वर्कर्स का, ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। तो रशियन रेवोल्यूशन,
This revolution was inspired by ideals of socialism and opposed to capitalism and need of egalitarian society. इगैलिटेरियन सोसाइटी की मांग कर रहा था ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कि इगैलिटेरियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे हर किसी को इक्वली बेनिफिट मिलते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। हाउ टू अचीव कम्युनिज्म। अब जो सोवियत यूनियन के लोग थे, जो पार्टी थी, उन्होंने जो कम्युनिज्म था उसको अचीव कैसे किया। तो द मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम गिव प्राइमेसी टू स्टेट्स। वहाँ के जो सोवियत सिस्टम के जो मेकर्स होते हैं वो प्राइमेसी यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं स्टेट्स को, यानी गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट हर चीज़ संभालती है। सोवियत सिस्टम सेंटर्ड अराउंड कम्युनिस्ट पार्टी। जो सोवियत सिस्टम था वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी चलती थी, वो सिर्फ एक पार्टी के अराउंड सेंटर्ड था जो कि थी कम्युनिस्ट पार्टी। इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट। जो इकोनॉमी थी वो भी प्लान की जाती थी और कंट्रोल की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा ही। यानी एक टाइप से जो गवर्नमेंट थी उसका एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था यूएसएसआर के ऊपर। स्प्रेड ऑफ यूएसएसआर, यानी ये यूएसएसआर फैला कैसे, ये 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप कैसे बना। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज केम इनटू कंट्रोल अंडर यूएसएसआर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वे यूएसएसआर के कंट्रोल में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड था दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है आइडियोलॉजीज़ के बेस पे। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वे चाहते थे कि हम कैपिटलिज्म फॉलो करें, तो इस वजह से वो यूएसए के साथ चली जाती हैं। और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो चाहते थे कि हमारे पास कम्युनिज्म होना चाहिए, इस वजह से वो यूएसएसआर के अंडर आ जाती हैं, अंडर कंट्रोल में आ जाती हैं। तो द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर यूएसएसआर। तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम यूएसएसआर के द्वारा ही हैंडल किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। Warsaw Pact of 1955, a military alliance, held them together. यूएसएसआर वॉज लीडर ऑफ लोग। और जो 15 कंट्रीज थी ये एक पैक्ट के द्वारा इकट्ठी हुई थी। जिस पैक्ट जो पैक्ट का सब कब साइन हुआ था 1955 में। एक मिलिट्री अलायंस था, हेल्ड देम टुगेदर, और यूएसएसआर था वो लीडर था उस ब्लॉक का, वो लीडर था उस जो 15 कंट्रीज का ग्रुप है उसका लीडर था। मिलिट्री अलायंस कैसे था? ये एक जैसे कि अगर यूएसएसआर की 15 कंट्रीज में किसी एक कंट्री के ऊपर भी अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो 15 की 15 कंट्रीज एक साथ मिलके जिस कंट्री ने उनके ऊपर अटैक किया है उसके खिलाफ लड़ाई करेंगी, वॉर करेंगी। यूएसएसआर वॉज ए ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज। ऐसा ही टोल्ड यू कि जो यूएसएसआर था वो 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था, नेमली रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मोल्दोवा, उज़्बेकिस्तान एंड जॉर्जिया। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर कोल्ड। और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी इनको क्या कहा जाता था? सेकंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक। क्योंकि यहाँ पे सोशलिस्ट, आप जो सोशलिस्ट और कम्युनिज्म है दो आइडियोलॉजीज है, ये एक टाइप से सिमिलर ही होती हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है। Salient features of Soviet system, यानी important features of Soviet system। तो आप पढ़ चुके हैं कि सोवियत सिस्टम बना कैसे था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, तो हमें हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके सैलिएंट फीचर्स और उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो कैसा था, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, वो सभी। इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सोवियत सिस्टम के, वो क्या क्या थे? मोर डेवलप्ड इकोनॉमी देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसकी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड थी देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज थी उससे कहीं बेहतर इसकी इकोनॉमी थी एक्सेप्ट यूएसए। लेकिन यूएसए से तो कम ही थी। इट हैड मोर कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो भी काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड था। और वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, इसके पास जो एनर्जी रिसोर्सेज थे वो भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में थे, इंक्लूडिंग, और कौन कौन से रिसोर्सेज थे वो? ऑयल था, आयरन, स्टील, ठीक है, और मशीनरी प्रोडक्शन एंड ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट रिमोटेस्ट एरिया विद एफिशिएंसी। और इसका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो इसके रिमोटेस्ट यानी सबसे बैकवर्ड एरिया को भी एफिशिएंसी से कनेक्ट करता था। इतना वेल डेवलप्ड इसका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो था। इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री
दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिंस टू कार। और इसकी खुद की डोमेस्टिक होता घरेलू, यानी इसकी खुद की एक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी जो बनाती थी एवरीथिंग फ्रॉम पिंस टू कार्स। पिंस, छोटी छोटी पिंस से लेके कार्स, यहाँ पे कार्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो यहाँ की जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी वो हर चीज़ बनाती थी, पिंस से लेके कार्स तक हर चीज़। इट ensured a minimum standard of living to all citizens, and the government subsidized basic necessities including health, education and welfare schemes। वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसने सिटीजन्स को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर कर रखा था, यानी सभी एक अच्छी लाइफ जी रही थी। और जो गवर्नमेंट थी सब्सिडाइज्ड रेट पे कुछ नेसेसरी चीज़ें देती थी, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एंड वेलफेयर स्कीम्स। नो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल भी नहीं थी। स्टेट ओनरशिप वॉज डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट हर चीज़ को ओन करे, तो वहाँ पे एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप था ये जो स्टेट ओनरशिप थी। लैंड एंड प्रोडक्टिव असेट्स वर ओन्ड बाय सोवियत स्टेट। क्यों? क्योंकि जो लैंड थे और जितने भी प्रोडक्टिव असेट्स थे, कोई भी इंडस्ट्रीज हो गई या फिर कोई भी फार्म्स हो गए, ये ओन्ड और कंट्रोल किए जाते थे सोवियत स्टेट, सोवियत गवर्नमेंट के द्वारा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अब चैलेंजेस ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम में जो चैलेंजेस थे वो क्या क्या थे? सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक। जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स। ब्यूरोक्रेटिक किस टाइप से, मतलब कि वहाँ पे अब एक गवर्नमेंट थी तो थोड़ी बहुत लोगों के लिए थोड़ी रिजिड थी, थोड़ी सख्त थी, ठीक है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। वहाँ पे डेमोक्रेसी की कमी थी, वो झलक रही थी। और जो फ्रीडम होती स्पीच की वो भी, उसकी भी एब्सेंस थी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं था। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूएसएसआर नीडेड रिफॉर्म्स। यूएसएसआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म्स, वहाँ पे बदलाव की ज़रूरत थी। रिफॉर्म्स का मतलब होता है बदलाव। जैसे कि द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड वाज अनअकाउंटेबल टू पीपल। जैसे कि वहाँ पे जो पार्टी थी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका टाइट कंट्रोल था हर एक इंस्टीट्यूशन पे, एंड वॉज अनअकाउंटेबल टू पीपल। और वो अनअकाउंटेबल होता है जवाबदेही ना होना, और वो अनअकाउंटेबल थी लोगों के लिए। यानी अगर लोग किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते थे तो पार्टी उनको जवाब नहीं देती थी, वो अनअकाउंटेबल रहती थी। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन। जो पार्टी थी वो रिफ्यूज़, मना कर देती है, रिकॉग्नाइज द अर्ज, जो लोगों की डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए मना कर देती है उन 15 कंट्रीज़ में, जो कि जो जो कि एक पूरा सोवियत यूनियन बना के रखी थी, जो 15 कंट्रीज।